Hello everyone, welcome back to the Study Wars, and today we are going to talk about lecture number 7 and 8 of qualitative research SOC 609. ओके आज जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है सैम्पलिंग के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सैम्पलिंग क्या होती है क्वालिटेटिव रिसर्च में। अच्छा, अनलाइक क्वांटिटेटिव रिसर्च, हम क्वालिटेटिव रिसर्च में जब सैम्पल अपना निकाल रहे होते हैं रिसर्च करने के लिए, तो हम ये नहीं देखते कि कितना बड़ा हमें सैम्पल निकालना है, वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे ग्रुप को या नहीं। हमें इस तरह का सैम्पल निकालना होता है जो ऐसे पार्टिसिपेंट्स हमें निकाल के दे दे जो हमें मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर कर सकें टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है, या रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ये फोकस करता है डेप्थ और एंड रिचनेस ऑफ डाटा, नॉट क्वांटिटी। कि हमें ये नहीं देखना होता कि हमारे पास कितने लोग आ रहे हैं रिसर्च के लिए, बल्कि हम देखते हैं कि कितना अच्छा डाटा हमें इस सैम्पल से मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम स्मॉल सैम्पल्स लेते हैं, तो हम इसको क्वालिटेटिव रिसर्च में सैम्पलिंग के लिए हम पर्पसफुली सेलेक्ट करते हैं सैम्पल्स जो छोटे होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते इतने ज़्यादा। और रिसर्च हमारे पास इवॉल्व करती है डाटा कलेक्शन के अराउंड, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गई सैम्पलिंग होती क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च में। अगेन मैं रिपीट कर दूं, हम क्वालिटेटिव रिसर्च में जब सैम्पलिंग कर रहे होते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हमारा डाटा कितने लार्ज ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि हम ये देखते हैं कि किस सैम्पल से हमें रेलेवेंट एक्सपीरियंस मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं सैम्पलिंग की, 4 तरह की टाइप्स यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। एक होती है पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग हम कहते हैं कि हम उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो हमारे क्राइटेरिया पर को मीट करेंगे, जैसे हम जिस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, यानी कि स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर मैं जेंडर एक्सपीरियंसेस के बारे में स्टडी कर रही हूँ, तो मैं जाके सिर्फ फीमेल टीचर्स को अगर स्कूल्स में सिलेक्ट करती हूँ और उनसे इंटरव्यूज़ लेती हूँ, ये मेरी पर्पसिव सैम्पलिंग हो गई, क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट्स को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या करती है, ये एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स रिक्रूट अदर्स, यानी कि हम कुछ छोटे अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेंट या स्मॉल पॉपुलेशन हम सिलेक्ट करते हैं और उनके ज़रिए हम दूसरे पार्टिसिपेंट्स तक पहुंच जाते हैं। यानी कि जैसे अगर मैं ड्रग एडिक्ट्स को इंटरव्यू कर रही हूँ, तो एक ड्रग एडिक्ट ने मुझे दूसरे को रेफ़र किया, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, स्नोबॉल सैम्पलिंग के एक जो पार्टिसिपेंट है उसने मुझे दूसरे तक पहुंचा दी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होती है थ्योरेटिकल सैम्पलिंग। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग ज़्यादातर ग्राउंडेड थ्योरीज़ में यूज़ होती है, ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है MCQs के लिए। अब इसमें होता क्या है कि आप पार्टिसिपेंट चूज़ करते हैं डाटा के लिहाज से, यानी कि आपने जो है रिसर्च करना स्टार्ट की, आप बच्चों का रिसर्च करें और आपको एक पॉइंट ऐसा मिल गया कि जो है ना, आपने उससे पता चला कि फैमिली प्रेशर की वजह से ये जो टॉपिक ऑफ रिसर्च है ये ज़्यादा इमर्ज हो रहा है। तो आपने फैमिली प्रेशर की वजह जब जैसी जानी कि आपको रिसर्च में एक नया पॉइंट मिल गया, तो आपने पेरेंट का भी इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। तो ये होता है थ्योरेटिकल सैम्पलिंग, जिसमें आप डाटा के बुनियाद पर जो है ना लोगों का इंटरव्यू या अपने सैम्पल को बढ़ाते जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ये रिलायबल बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसमें होता क्या है कि आपको जो ईज़िली अवेलेबल होता है आप उसको सैम्पल में इंक्लूड कर लेते हो। जैसे आप किसी चीज़ पर रिसर्च करो, तो आपने अपने फ्रेंड्स को उसके लिए सिलेक्ट कर लिया कि मैं उनका इंटरव्यू करूँगी, क्योंकि वो ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल थे, ठीक है। ये हमारे पास कुछ हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। अच्छा जी, हमारे पास सैम्पल साइज़ एंड डाटा सैचुरेशन आ गई है। सैम्पल साइज़ के लिए हमारे पास कुछ फिक्स रूल्स नहीं होते, हमें क्वालिटी देखनी होती है। ये नहीं हमारा मैटर करता कि कितना बड़ा डाटा है या कितना बड़ा डाटा नहीं है, तो फिक्स नंबर कोई भी नहीं होता। डाटा सैचुरेशन उसको कहते हैं जब तक हम अपना जो है रिसर्च अपनी कंप्लीट नहीं करते, जब तक कि हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल जाती, जब तक कि हमें कुछ नया नहीं मिलता, तब तक कि हम अपनी रिसर्च को एंड तक नहीं लेके जाते। इसको हम कहते हैं डाटा सैचुरेशन। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जब चाय में मैं जब तक चीनी घोलती रहूँगी, जब तक कि मेरे हिसाब से मीठा नहीं हो जाएगा। तो जब तक मुझे कुछ नया नहीं मिल जाएगा, तब तक कि मैं अपनी रिसर्च को फाइनलाइज नहीं करूँगी। दैट इज़ कॉल्ड डाटा सैचुरेशन। और
ये जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ये कंटिन्यू सैम्पलिंग अंटिल रिस्पॉन्सेज बिकम रिपीटेटिव, तब तक कि मैं सैम्पल करती जाऊँगी जब तक कि मुझे वही रिस्पॉन्सेज बार बार मिलना नहीं शुरू हो जाते, तब तक कि मैं अपनी डाटा रिसर्च को स्टॉप नहीं करूँगी। तो ये फिक्स नंबर्स नहीं होता, फिक्स नंबर या फिक्स रूल नहीं होता किसी भी सैम्पलिंग में क्वालिटेटिव रिसर्च की। तब तक के होता रहेगा जब तक कि या तो मुझे कुछ नया नहीं मिल जाता या फिर जब तक कि सैम्पलिंग के जो रिस्पॉन्सेज हैं, यानी कि पहले दूसरे तीसरे पार्टिसिपेंट ने जो मुझे रिस्पॉन्स दिया वही मुझे 13वें 14वें और 15वें ने दे दिया, तो मैं खुद ही रिसर्च को क्या कर दूंगी, एंड की तरफ ले जाऊंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जस्टिफाइंग सैम्पलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। जस्टिफाई हमें करना ज़रूरी होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में अपने सैम्पलिंग को, कि हमने जो भी सैम्पल सेलेक्ट किया हुआ है रिसर्च के लिए वो हमने क्यों सेलेक्ट किया है और किस लिए सेलेक्ट किया है और वो कौन है, ठीक है। ये हमें जस्टिफाई करना होता है। इससे होता क्या है, जब हम अपने सैम्पल को जस्टिफाई कर देते हैं तो होता ये है कि ट्रांसपेरेंसी जो है ना और क्रेडिबिलिटी हमारी होती है, बढ़ जाती है रिसर्च के अंदर, ठीक है। कीप डिटेल्ड नोट्स एंड रैशनल फॉर ईच डिसीजन। हमें डॉक्यूमेंटेशन हर तरह की रिसर्च में करनी होती है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसर्च होता है जिसको हम आगे देखेंगे भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गए एथिकल कंसिडरेशन, कि हम जब भी रिसर्च कर रहे हो उसके लिए अखलाकियात क्या होती हैं। सबसे पहले हमें इन्फॉर्म कंसेंट का ख्याल रखना पड़ेगा, यानी कि जिन भी लोगों का हम इंटरव्यू करें या रिसर्च में उनको इंक्लूड करें, हमने उनको बताया हो कि किस बारे में रिसर्च है और वो इस बात से अग्री करें कि वो रिसर्च में इंक्लूड होना चाहते हैं, तभी हम रिसर्च कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर हमारे पास कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी भी पार्टिसिपेंट की आ रही है तो हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें, और रिस्पेक्ट, हमें अपने रिसर्च पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उनकी रिस्पेक्ट ऑनर का ख्याल रखना होता है। ये हमारी कुछ होती है एथिकल कंसिडरेशन। उसके बाद हम आ जाते हैं चैलेंजेस इन क्वालिटेटिव एथिक्स। चैलेंजेस हमारे पास क्या आ जाते हैं, जो ये हमें मेंटेन करना हमें मुश्किल हो जाता है कि एनोनिमिटी हमें मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, यानी कि हम, क्योंकि बहुत सारे लोग इंक्लूड हो रहे होते हैं रिसर्च के अंदर, तो आइडेंटिटी को एटोनिमस यानी सबसे छुपा के रखना मुश्किल होता है। इमोशनल रिस्क होता है, जब भी हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि पार्टिसिपेंट्स ट्रिगर फील करना शुरू कर दें या रोने लग जाएं, तो ये इस बात का ख्याल रखना होता है रिसर्चर को बहुत ज़्यादा कि इस तरह के इमोशनल रिस्क से बचा जाए। और हमारे पास अनएक्सपेक्टेड डिस्क्लोजर्स भी हो जाते हैं बाज़ औक़ात कि हमें इतनी ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हम उसको किस तरह से संभालें हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। यानी कि छोटी कम्युनिटीज़ जैसे कि होती हैं, उसमें बहुत दफ़ा कम्युनिटी के बारे में इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और जिसको संभालना एथिकली मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ गए रिफ्लेक्सिविटी एंड एथिकल रिव्यू। रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है हमारे पास, बीइंग अवेयर ऑफ हाउ योर रोल शेप्स फाइंडिंग, कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो रोल प्ले कर रहे हैं रिसर्च के अंदर वो हमें किस तरह न्यू फाइंडिंग्स में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद एथिक्स कमेटी एसेस रिस्क एंड सेफगार्ड्स। हमारी रिसर्च जब शुरू हो रही होती है तो हमें जो है ना इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, तो हमें एथिक्स कमेटी से अप्रूवल चाहिए होता है कि हम जो भी आगे रिसर्च कर रहे हैं वो सेफ़ और रिस्पेक्टफुल होगी या नहीं, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि ट्रांसपेरेंसी और ह्यूमिलिटी जो है ज़्यादा बढ़ जाती है एथिकल क्वालिटी के अंदर। दैट वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 7 and 8. Don't forget to solve MCQs I've included in the last of the video. That is for your help. That is all for today. Do not forget to like, subscribe and share. कमेंट कर दिएगा MCQs के आंसर्स, सो आई कैन रिव्यू योर आंसर्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।